अब हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र की इकाई अर्थात न्यूरॉन्स, या जिसको हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। पहले हेडिंग लिख लेते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई, इसको कि हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो क्या होती है इसको हमें समझना है कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है, जिसको कि हम न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका भी हम कहते हैं। तो इसको तंत्रिका तंत्र की कोशिका क्यों कहा जाता है, इसको समझने के पहले हम इसकी एक बार संरचना देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वह किस प्रकार से इसमें जो इंफॉर्मेशन या सूचनाओं का संचालन होता है, या उसको बोलते हैं हम कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो वह किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देखिए, इसकी संरचना बहुत सरल है। यह एक इलेक्ट्रिकल वायर या एक तंतु के समान संरचना हमें दिखाई देती है। इसको हम देखेंगे तो इस प्रकार से इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आप इसको आगे इस प्रकार से और प्रवर्धक बना सकते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से आप धागे धागे के समान संरचना यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ नर्व एंडिंग इस प्रकार से, यहाँ पे। अब ये जो मोटा वाला जो प्रवर्धक है, इसके ऊपर एक शीत होती है, जिसको कि हम बोलते हैं माइलिन शीत, जो कि प्रोटीन और वसा की बनी हुई होती है। इस प्रकार पहले हम बना लेते हैं, फिर एक एक करके इसको समझा देंगे। इस प्रकार से देखिए, ये जो इसके प्रमुख दो भाग होते हैं। एक तो यहाँ से ऊपर वाला जो भाग है, इसको कि हम क्या कहते हैं, साइटन या सेल बॉडी। इसमें साइटन में एक केंद्रक होता है और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, केंद्रक कोशिका द्रव, या इसको हम हिंदी में लिख देते हैं यहाँ पे कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। ठीक, ये होते हैं डेंड्राइट्स। क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक, और ये जो होते हैं, इसको बोलते हैं हम डेंड्रॉन। और ये जो होता है, इसको बोलते हैं हम केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। और ये वाला जो आपको मोटा वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपन एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और ये वाले जो आपको ये इस प्रकार से आपको यहाँ पे खंड खंड दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं माइलिन शीत। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये। तो ये वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन। और ये आपको जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम माइलिन शीत। माइलिन शीत। और माइलिन शीत, यहाँ पे जो आपको खंडों के बीच में इस प्रकार से जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं रेनवियर की नोड। इसको क्या बोलते हैं, रेनवियर की नोड। और ये वाली यहाँ पे इसके ऊपर एक जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं
न्यूरोलेमा, इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा। और ये होती है नर्व इंडिंग। ये क्या होती है? नर्व इंडिंग, या जिसको हम सीरा बोल सकते हैं, तंत्रिका कोशिका का सीरा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। देखिए क्या क्या संरचना दिखाई रही है। एक तंत्रिका कोशिका जो कि हमें किस प्रकार से दिखाई दे रही है? एक धागे के समान संरचना दिखाई दे रही है। ऊपर वाला भाग हमें कुछ स्टार के समान दिखाई दे रहा है। इसको बनाने के लिए आप इस प्रकार से सी सी करके ये बना लीजिए, तो यह इसकी संरचना बन जाएंगी। इसमें कुछ निसल्स ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। इसमें क्या रहते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, और इनसे जो प्रवर्धक निकलते हैं इसको हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। डेंड्रॉन्स आगे विभाजित होकर डेंड्राइट्स में परिवर्तित हो जाते हैं, और यह कोशिका द्रव्य इसके साइटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है, और इसमें भी कोशिका द्रव्य जो है यह पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं एक्सॉन का जो कोशिका द्रव्य होता है। और यह जो माइलिन शीथ होती है यह प्रोटीन और वसा की बनी होती है। किसकी? प्रोटीन और वसा के बनी हुई यह माइलिन शीथ होती है, जो कि चारों ओर से न्यूरोलेमा नामक एक झिल्ली से घिरी होती है। और यह झिल्ली बीच बीच में जो आपका माइलिन शीथ होती है, इस प्रकार से जिस न्यूरोलेमा झिल्ली से अलग रहती है, इसको बोलते हैं हम रेनवियर की नोड। और यह जो हमारे शरीर में इसी के द्वारा तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, चाहे वह मस्तिष्क हो, चाहे वह हमारी स्पाइनल कार्ड हो, या हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो। हमारे शरीर में इसका पूरा जाल बिछा होता है, और इसी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे शरीर में होता है। किस प्रकार से कंडक्शन होता है, सूचना किस प्रकार से आगे बढ़ती है, किस प्रकार से इफेक्टर आर्गन तक जाती है, इसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से हो गई ये तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका की संरचना, या इसको हम लिख देते हैं संरचना। ये है संरचना। चीज क्लियर है? क्या क्या चीज दिखाई दी? बिल्कुल लिखा हुआ है स्पष्ट। एक्सॉन, ये केंद्रक, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। इसको क्या बोलोगे आप? सेल बॉडी, सेल बॉडी, या इसी को हम बोलते हैं साइटॉन। देखो साइटॉन में क्या क्या दिखाई दे रहा है। साइटॉन की चीजें आपको याद रखना है। डेड्रॉन, डेड्राइन्स, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। ठीक है। एक्सॉन ये दूसरा भाग है। ये पहला भाग हो गया साइटॉन, और दूसरा भाग क्या हो गया? एक्सॉन। तो एक्सॉन में आपको याद रखना है माइलिन शीथ, न्यूरोलेमा, रेनवियर की नोड, और लास्ट में यहाँ पे आपको ये फिर से धागे के समान संरचना आपको दिखाई दे रही है। इसको बोलते हैं नर्व इंडिंग्स। ठीक है, यह हो गई तंत्रिका। अब इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो तंत्रिका कोशिका में किस प्रकार से जो विद्युत आवेग होता है या जो सूचना होती है, वह विद्युत आवेग के रूप में किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। हम डायग्राम बना देते हैं। सिंपल सा डायग्राम है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए हमें इस प्रकार से बना देंगे। ठीक, ये इस प्रकार से, इस प्रकार। ठीक, यहाँ पे जल्दी जल्दी बना लेते हैं क्योंकि सिंपल बनाना है हमें। और यहाँ पे इस प्रकार से माइलिन शीथ बना लेते हैं। ठीक, दोनों तरफ से बना लेते हैं। और न्यूरोलेमा शीथ भी बना लेंगे इस प्रकार से। ये हो गया हमारा, ये हो गई नर्व इंडिंग। इस प्रकार से ये हो गई नर्व इंडिंग, या इसको अपन क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। और ये क्या हो गई? ये न्यूरोलेमा शीथ हो गई। बिल्कुल आराम से सीधा सीधा है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये डायग्राम।
इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए हमने नामकरण पता ही है, ये क्या है हमारा साइटॉन है या कोशिका, इसको साइटॉन बोलते हैं, इसको लिख देते हैं हम साइटॉन, साइटॉन। ठीक, या तंत्रिका कोशिका भी बोल सकते हैं इसको। ये होता है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट, ये होता है डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स, ये होता है केंद्रक, ये होता है माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, जिसको बोलते हैं अपन एक्सॉन, एक्सॉन या नर्व तंतु भी बोलते हैं इसको। और इसमें होता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक, अब नाम क्लियर नहीं है, डेंड्रॉन्स। ठीक, ये हो गया केंद्रक, ये हो गया तंत्रिका का अंतिम सिरा, तंत्रिका कोशिका, कोशिका का अंतिम सिरा, अंतिम सिरा। ठीक, अब हमारे शरीर में एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका से जुड़ी होती है, एक तीसरी तंत्रिका से जुड़ी होती है। इस प्रकार से एक के बाद एक के बाद पूरे शरीर में जो है इसका नेटवर्क या एक जाल बिछा होता है। तो जैसे ही यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का सिरा समाप्त होता है, वहाँ से दूसरी तंत्रिका शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे हम एक तंत्रिका कोशिका फिर से बना लेते हैं इस प्रकार से, इसको भी सिंपल ड्रॉ करते हैं। ठीक, इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल बनाएंगे इसको इस प्रकार। ठीक, ये हम फटाफट यहाँ पे डेंड्राइट्स बना लेते हैं, इस प्रकार से डेंड्राइट्स बना लेते हैं। ये साइटोप्लाज्म, ये केंद्रक। ठीक है, सभी का नाम नहीं लिखते हैं, हमें पता ही है, हमने इसके पहले भी पूरी संरचना देख ली। अब देखिए किस प्रकार से जो सूचना होती है, जो वातावरण से हमें सूचनाएं, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जिसकी हमने बात की थी, चाहे वह ध्वनि संबंधित हो या स्वाद हो या ठंडी हो या गर्मी हो या दर्द हो, किसी भी प्रकार की सूचना को वह मस्तिष्क तक किस प्रकार से पहुंचती है या मेरु रज्जु तक किस प्रकार से पहुंचती है उसका, और वहां से जो डिसीजन मिलता है उस अंग तक या उस पेशी तक किस प्रकार से, जहाँ पे कि इसको कार्य करना होता है वहाँ तक कैसे ये सूचना आती है। तो देखिए सबसे पहले जो सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करता है उस ग्राही अंगों से, उसका नाम है डेंड्राइट्स। ये है डेंड्राइट्स। क्या करता है, सबसे पहले सूचनाओं को रिसीव करता है, किसके द्वारा, हमारी जो ज्ञानेंद्रिया होती है, जो रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ से यह सूचना को ग्रहण करता है। और यहाँ पे जो सूचना होती है यह रासायनिक फॉर्म में या रासायनिक क्रिया के द्वारा यह सूचना यह ग्रहण करता है। और जैसे यह सूचना डेंड्राइट से डेंड्रॉन होते हुए यह इस कोशिका या जिसको कि हम साइटॉन कहते हैं, इस साइटॉन में आती है। और इस साइटॉन में यह जो रासायनिक सूचना होती है यह विद्युत आवेग के रूप में बदल जाती है। किस रूप में, यहाँ पे विद्युत आवेग। विद्युत आवेग का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलते हैं। इस रूप में यहां से इस तंतु के द्वारा, जिसको कि हम एक्सॉन्स कहते हैं, वह कहां पहुंचता है, तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर यह सूचना
पहुंचती है। फिर देखिए यहाँ पे दो तंत्रिकाओं के बीच में ये गैप होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। फिर इस सिनेप्स में यहाँ पे खाली जगह होती है, वहाँ पे एक द्रव होता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो खाली भाग या रिक्त स्थान होता है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर अर्थात कुछ रसायनों का इनके द्वारा श्रवण होता है, और यहाँ पे फिर सूचना जो होती है यहाँ पे रासायनिक सूचना में बदल जाती है, और फिर इस रासायनिक सूचना को इस डेंड्राइट्स के द्वारा फिर से ग्रहण किया जाता है, और डेंड्राइट से फिर यह साइटान में जाती है, और साइटान में यह फिर से विद्युत आवेग या इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में यह आगे बढ़ती है, और इस प्रकार से यह सूचना मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक, वहाँ पे मस्तिष्क और मेरुरज्जु को यह सूचना जाती है, जो इन सूचनाओं को ले जाने का काम, अर्थात कि हमारे संवेदी अंगों से मस्तिष्क तक जो सूचना को ले जाते हैं, इसको बोलते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका। कौन सी, जो हमारे संवेदी अंगों से, संवेदी अंगों से कहाँ सूचना ले जाती है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु। तो उस संवेदी अंगों से मेरुरज्जु तक जो सूचना ले जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका। हमें टच हुआ, मेरा हाथ किसी गर्म बर्तन को लगा, ये सूचना मस्तिष्क तक पहुंची, तो वह जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स। ठीक। और फिर मस्तिष्क एवं मेरुदंड से जो सूचना हमारे जिस आर्गन को प्रभाव हुआ है या जहाँ पे कार्य करना होता है, वहाँ तक यह सूचना पहुँचाने का काम कौन करता है, इसको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ये क्या करती है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से कहाँ तक जाते हैं, प्रेरक अंग तक, या ये प्रेरक अंग, या जिसको बोलते हैं हम पेशी तक, क्योंकि पेशी ही हमारे शरीर में मूवमेंट का काम करते हैं। तो पेशी, या हम बोल सकते हैं कि ग्रंथि तक, पेशी या ग्रंथि, क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है, और उन ग्रंथियों का संचालन भी जो होता है वो मस्तिष्क के नियंत्रण के द्वारा होता है। तो यह मस्तिष्क से या मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से यह जो इफेक्टर आर्गन होता है, या जहाँ पे प्रवाह होता है, मान लो कि मेरे को यहाँ पे अंगार लगी, या मतलब मेरे हाथ में कोई चुभन हुई, तो मस्तिष्क तक सूचना गई और मस्तिष्क ने आदेश दिया कि वहाँ से हाथ हमें हटाना है। तो हटाने के लिए पेशियों को प्रेरित करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर में जो मूवमेंट हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, पेशी के द्वारा हो रहा है। तो पेशी को सूचना कहाँ से आएगी, उस प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा आएगी। और वहाँ पे और एक प्रकार की तंत्रिका कोशिका और होती है जिसको कि हम बोलते हैं रिले। रिले का मतलब क्या होता है, रिले का मतलब या प्रतिसंचारण भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। देखो यह 3 प्रकार की प्रमुख हमारी तंत्रिका कोशिका हो गई। हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है
इसमें कंडक्शन किस प्रकार से होता है वो हमने देख लिया है। तो प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका वास्तव में अगर देखा जाए तो यह दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो दोनों तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने का काम यह करती है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु में जो सूचना संवेदी तंत्रिका कोशिका से प्रेरक तंत्रिका कोशिका में आती है, तो यहाँ पे यह दोनों कोशिकाओं को जोड़ने का जो काम करती है, इसको बोलते हैं प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। चीज क्लियर हो रही है? संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहीं ना कहीं एक दूसरे को जुड़ती होगी, क्योंकि सूचना इससे पहुंची, फिर सूचना को वापस भी आना है, तो कोई तो एक ज्वाइंट होगा जहां पे मस्तिष्क से सूचना इस प्रेरक तंत्रिका कोशिका में आएगी। किस प्रकार से, देखो इसको बोलता, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं यहाँ पे, सेंसरी नर्व सेल। कहाँ गई ये? ब्रेन या मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड। यहाँ पे ये सूचना यहाँ तक आई और यहाँ से फिर ये सूचना कहाँ गई? तो यहाँ से यह सूचना मोटर नर्वों में जाती है। तो इन दोनों तंत्रिकाओं को जोड़ने के लिए यहाँ पे होता है रिले सेल या रिले नर्व सेल्स, रिले नर्व सेल। तो इस प्रकार से यह दो तंत्रिका कोशिकाओं को जोड़ने के लिए जो कोशिका होती है, जो तंत्रिका कोशिका होती है, जिसको बोलते हैं हम प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। तो संचालन किस प्रकार से हो रहा है? विद्युत आवेग या इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा जो इंफॉर्मेशन वातावरण से ली जाती है, यह इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में हमारे मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक जाती है, और वहाँ से जो मस्तिष्क का आदेश देता है, उस आदेश को लाने का काम उस अंग तक कौन करता है? प्रेरक तंत्रिका कोशिका करती है। और यह प्रेरक तंत्रिका कोशिका और संवेदी कोशिका जिससे जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, जो कि मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड में यह रिले तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। बाकी जगह सिनेप्स होते हैं, दो तंत्रिकाओं को बीच में जो जगह होती है उसको सिनेप्स कहते हैं। इस प्रकार हर तंत्रिका कोशिका के बाद में एक सिनेप्स आएगा, हर जैसे जैसे यह पूरा एक जाल बिछा होता है। लेकिन हम रिले की बात करेंगे तो यह हर तंत्रिका कोशिका में सिर्फ मस्तिष्क और कशेरु जो हमारी मेरुरज्जु होती है, यही पे यह, क्योंकि मोटर और तंत्रिका संवेदी तंत्रिका कोशिका के ज्वाइंट में होगा, ये इन कोशिका के ज्वाइंट में नहीं होगा। ठीक है? जो तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका जहाँ पे मिल रही है, वहीं पे यह रिले तंत्रिका कोशिका होगी। बाकी यह कितनी भी लंबी होगी तो यहाँ पे सिर्फ सिनेप्स होगा। सिनेप्स में एक रसायन का स्रावन होता है, आपको पता है, एसेटाइल कोलाइन बोलते हैं। यहाँ पे जो रसायन होता है इसको क्या बोलते हैं? एसेटाइल कोलाइन। इस प्रकार से लिख देते हैं, एसेटाइल कोलाइन। एसेटाइल कोलाइंस न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा यहाँ पे एक पदार्थ स्रावित होता है। जैसे ही नर्व एंडिंग यहाँ पे आती है, यहाँ से यह सिनेप्स में सूचना जाती है। यहाँ पे रसायन होता है एसिटाइल कोलाइन। ये एसिटाइल कोलाइन से इस सूचना को रासायनिक रूप से कौन ग्रहण करता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स से यह फिर डेंड्रान से होते हुए कहा जाता है, यह साइटॉन में जाता है। साइटॉन में यह इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर से यह विद्युत आवेग के रूप में यह आगे इंफॉर्मेशन जाती है, उसी प्रकार उसके आगे, उसी प्रकार उसके आगे। तो यह सूचना जो है यह मस्तिष्क तक और मेरुरज्जु तक यह पहुंचती है, और वहाँ पे उस पे आदेश जो होता है यह मोटर तंत्रिका तंत्र सेम इसी रूप में ही वापस लाती है। तो ये हो गया नर्व इंपल्स का किस प्रकार से कंडक्शन होता है हमारी तंत्रिका कोशिका में। यह अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन या इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रिया, आपने कई बार ऐसी चीजें, ऐसे मोमेंट्स देखे होंगे कि
पहले अनुक्रिया हो जाती है या पहले हमारे शरीर में वह प्रतिक्रिया हो जाती है और उसका आभास हमें बाद में होता है। ऐसी कई सारी घटनाएं आपने देखी होगी, जैसे आपका हाथ किसी बहुत गर्म बर्तन में टच हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म है वहाँ पे टच हो गया, तो आपका हाथ वहाँ से तुरंत हट जाएगा और आपको उसकी सूचना जो है वह बाद में पता चलेगी, बाद में उसका आभास होगा। इसी प्रकार आपको मान लो कि एकदम तेज रोशनी आपकी आंखों पे गिरी, तो वह आपकी आंख पहले बंद हो जाएगी और फिर आपको आभास होगा कि तेज रोशनी मेरे आंखों में आई। या आपको एकाएक छींक आती है, तो यहाँ पे आपको महसूस नहीं होता कि यह छींक एकदम से आ गई। या आपको एकदम से जमाई आ जाती है, या आपका किसी टेस्टी खाने को देख के आपके मुंह में पानी आ जाता है, या कहीं आपने देखा होगा कि गंध आती है या कैसी टेस्टी खुशबू आती है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो ऐसी कई घटनाएं होती है और जिन घटनाओं पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, ऐसी घटनाओं को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। यह प्रतिवर्ती क्रिया एकदम जिसमें मस्तिष्क का इन्वॉल्व नहीं होता या यह हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, और यह एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि यह सूचना आई और तुरंत एक्शन हो गया। मतलब मस्तिष्क तक सूचना पहुंचने के पहले ही प्रतिक्रिया हो जाती है। इसको बोलते हम प्रतिवर्ती चाप। या यह विचार आता है कि जो हम करते हैं उस पे हम विचार नहीं करते और उन क्रियाओं को का नियंत्रण हम महसूस नहीं करते, अर्थात कि जो घटना हो चुकी है उसका एक्शन इतने जल्दी होता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन हमें बाद में मिलती है या हमारे मस्तिष्क तक वह बाद में पहुंचती है वह खबर। उसकी घटनाओं को या ऐसे क्रियाओं को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। मतलब एक शॉर्टकट में वह इन्फॉर्मेशन उस सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा हमारी मेरुरज्जु में आता है और मेरुरज्जु तुरंत उस क्रिया को कर देता है और उसका आभास फिर हमें बाद में प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके घर में सबसे बड़ा डिसीजन किसका होता है? पापा का। भाई आपकी फैमिली है, आप मम्मी पापा और मान लो कि बच्चे, ठीक। तो पापा मेन डिसीजन लेता है कि घर में क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, स्कूल की फीस कब भरना है। ये सारा मैनेजमेंट जो होता है उस पर जो उचित डिसीजन होता है वह कौन लेता है? पापा लेते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में यह डिसीजन लेने का काम किसका होता है? मस्तिष्क का होता है। फिर सेकेंड जो डिसीजन लेता है हमारे घर में या हमारे परिवार में वह मम्मी होती है। मम्मी के बाद सारे जितने बच्चे होते हैं वह मान लो कि तंत्रिकाएं हो गई। तो मान लो कि आपको किसी की चीज़ की डिमांड है, या आपको मोबाइल चाहिए या कंप्यूटर चाहिए या साइकिल चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप मैसेज कन्वे करोगे मम्मी को, और मम्मी आपको क्या कहेगी? तुरंत लेके नहीं देंगी, बल्कि क्या बोलेंगी कि पापा से पूछ के हम बताते हैं। फिर मम्मी पापा से कहेंगी कि बच्चे ने साइकिल की डिमांड की है या मोबाइल फ़ोन की डिमांड की है, तो पापा उस पर उचित निर्णय लेंगे कि मोबाइल देना अभी उचित है या नहीं है, या साइकिल अभी ख़रीदना है कि नहीं है, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। ये सारे डिसीजन के बाद में पापा एक उचित निर्णय लेंगे और उसके बाद में वह आगे या तो खरीद भी सकते हैं या तो ना भी खरीद सकते हैं। तो ये तो हो गया सिस्टम सेम कि भाई मस्तिष्क हो गया पापा, मेरुरज्जु हो गई यहाँ पे मम्मी, और तंत्रिकाएं हो गई मान लो जो बच्चे घर में है। और मान लो कि एक ऐसी घटना होगी कि मान लो कि अचानक स्कूल में आपकी तबीयत खराब हो गई और स्कूल से घर में फ़ोन आया कि आपके बच्चे की तबीयत खराब हुई है या आपके बच्चे को मान लो कहीं गिर गया या चोट लग गई। तो मम्मी क्या करेगी? पापा को खबर करेगी और पापा के निर्णय का इंतज़ार करेगी? नहीं ना। मम्मी क्या करेगी? तुरंत स्कूल पहुंचेगी और बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाएगी और उसके बाद पापा को बताएगी कि ऐसा ऐसा हो गया था। तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया किसने लिया? स्पाइनल कार्ड ने लिया, और बाद में वह सूचना ब्रेन तक या मस्तिष्क तक पहुंची या पापा तक पहुंची। तो उसी प्रकार से जब इमरजेंसी सिचुएशन हो या
तुरंत वह एक्शन होना या कार्य होना अत्यंत आवश्यक होता है और उसका हमें आभास भी नहीं होता। ऐसी क्रिया को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और जो शॉर्टकट चाप आर्च होती है या जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्च। एग्जाम्पल के तौर पे यह हमारे मेरुरज्जु या जिसको हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं, स्पाइनल कार्ड हमारे, मान लो कि हमारा हाथ किसी उष्मा या किसी तेज गर्म बर्तन से टच हो गया तो हमारी त्वचा में क्या होते हैं, हमने बताया था कि जो हमारी जो हमारे ग्राही अंग होते हैं या जो हमारे ज्ञानेंद्रिया होती है उसमें रिसेप्टर या ग्राही पाए जाते हैं। वह ग्राही क्या करेंगे, उस स्टिमुलस को या जो उद्दीपन है उद्दीपन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे और कहा देंगे संवेदी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका में जो डेंड्राइट्स होते हैं उस इंपल्स को ग्रहण करेंगे और विद्युत आवेग के रूप में कहाँ पहुंचाएंगे, इस स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु में पहुंचाएंगे। मेरुरज्जु से यह कहाँ पहुंचेगी, यह प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका जिसको कि हम रिले तंत्रिका कोशिका कहते हैं, उसके द्वारा यह सूचना किस रूप में, मोटर या जिसको हम बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका, यह प्रेरक तंत्रिका कोशिका के द्वारा इस कार्यकारक भुजा यहाँ पे जो कि पेशी होती है, पेशी क्या करेंगी, तुरंत वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा और हमारा हाथ वहाँ से हट जाएगा। ये कोई अभिवाही अंग या इसको हम इफेक्टर कहते हैं, जहाँ पे एक्शन होना होता है उसको क्या बोलते हैं, हम इफेक्टर बोलते हैं। जहाँ पे हमारा हाथ टच हुआ वह अभिवाही हो गया और वहाँ से पेशी या कंस्ट्रक्शन होकर तुम्हारा हाथ तुरंत हट जाए। तो यह घटना इतने मिली सेकंड में होती है कि हमें उसका आभास भी नहीं होता और वह हमारा एक्शन हो चुका होता है या क्रिया हो चुकी होती है और बाद में फिर वह सूचना मस्तिष्क तक जाती है कि ये क्या हुआ। तो ऐसी सूचना हमारे साथ कई बार दिन में घटती है कि कहीं हमें पता ही नहीं होता और ये घटना हमारे शरीर में अनुक्रिया हो चुकी होती है। तो यह इमरजेंसी की सिचुएशन में होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आर्च बनेगा वह मस्तिष्क के बिना, मतलब मस्तिष्क में सूचना बाद में जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, त्वचा का जो ग्राही होता है यह ग्राही क्या करेगा, ग्राही द्वारा सूचना क्या करेगी, ग्रहण की जाएगी। ग्राही जो रिसेप्टर हमने कहा था, रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, हमारे त्वचा में होते हैं। यहाँ से यह सूचना कहाँ जाएगी, संवेदी तंत्रिका में, जिसको हम बोलते हैं संवेदी तंत्रिका कोशिका में जाएगी। संवेदी तंत्रिका कोशिका से यह कहाँ जाएगी, हमारे मेरुरज्जु में जाएगी। यहाँ पे कहाँ है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु से यहाँ जो रिले या जिसको हम क्या बोलते हैं प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, या इसको रिले आप शॉर्ट में लिख सकते हो, रिले नर्व से कहा जाएगी, यहाँ पे यह प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ये आ गई प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिका से यह कहाँ चली जाती है, तुरंत यह पहुंच जाती है कार्यकारक या अभिवाही अंग, या इसको बोलते हैं हम अभिवाही अंग। यह अभिवाही अंग हमारी त्वचा भी हो सकती है, इसको हम कार्यकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्यकारक। इस प्रकार से यह एक जो आर्च बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप। और इसके बाद यह सूचना जो है यह मस्तिष्क तक पहुंचती है। मतलब मस्तिष्क के बिना अनुमति से जो एक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्च। और जो रास्ता बनता है या जो पद बनता है इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्च। चीज क्लियर हो रही है।
कि मस्तिष्क के इन्वॉल्व के बिना यहाँ पे देखो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि क्या ये सूचना बिना मस्तिष्क के हो जाती है, मस्तिष्क तो पता ही नहीं चलता। नहीं, मस्तिष्क का इन्वॉल्वमेंट तो होता है, लेकिन बाद में मस्तिष्क तक वो खबर पहुंचेगी, लेकिन पहले एक्शन हो चुका होगा, क्योंकि बिना मस्तिष्क के कोई भी एक्शन हमारे शरीर में नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये जो घटना हो रही है ये बिना मस्तिष्क के अनुमति से या इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक प्रकार की क्रिया होती है। यह इतनी फास्ट होती है कि यहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता। अंडर द इनवॉलेंट्री कंट्रोल्स बोलते हैं जिसको कि यह घटना होती है और उसके बाद में यह सूचना मस्तिष्क में पहुंचती है। तो यह हो गया आपका रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्च। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है यहाँ पे मस्तिष्क का इन्वॉल्व, मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? तो पहुंचती है, लेकिन बाद में पहुंचती है। पहले क्रिया मतलब यहाँ पे वह फंक्शन या वो प्रतिक्रिया इतनी जरूरी होती है कि मस्तिष्क तक जाने में हो सकता है कि वहाँ पे बहुत टाइम लग जाए। देखो भाई, मान लो कि हमारा पैर यहाँ पे जल गया, अंगार में हाथ जल गया, तो वह सूचना इसी रास्ते से जाएंगी मेरुदंड, मेरुदंड से मस्तिष्क तक पहुँचेगी। मस्तिष्क फिर उसमें निर्णय लेगा कि क्या हो रहा है, उसका उचित निर्णय लेगा। उचित निर्णय अब सही होगा तो वह हमारे हाथ तक आएगा, और नहीं तो मस्तिष्क का डिसीजन हो सकता है कि लेट हो जाए, या मतलब कोई भी घटना हो सकती है। तो इस वाले पद में जो है वह टाइम लग सकता है और तब तक पता चला कि आपका हाथ का काम लग गया। तो यह मस्तिष्क तक टाइम लग जाना या वह हो सकता है कि उसमें हम डिले हो जाए, उसको रोकने के लिए हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जहाँ पे भी इमरजेंसी हो वहाँ पे मेरुरज्जु काम करके उस घटना से हमें मुक्ति दिला सकता है, या हमारा एक्शन तुरंत हो जाता है और वहाँ से हमें ये जो प्रतिवर्ती चाप के द्वारा वह क्रिया होती है। तो इस प्रकार से यह हो गई रिफ्लेक्स एक्शन, या यह एक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जिन जीवों में मस्तिष्क जो है वह बहुत कम विकसित होता है, या मस्तिष्क में डिसीजन लेने की या सोच समझने की क्षमता नहीं होती है, वहाँ पे ये एक्शन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से यह हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम देखते हैं